दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये मजेदार फिल्म आप लोगों का भरपूर मनोरंजन करेगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जर्मनी के बर्लिन राज्य से, जहां नारंगी लबादा पहने हुए एक बूढ़े को दिखाया जाता है। सराय की ओर जाते वक्त रास्ते में उसे गिटार बजाते हुए डेनियल नाम का एक युवक दिखता है, तो बूढ़ा उसका संगीत सुनकर उसके पास एक सिक्का रखता है और सराय के अंदर चला जाता है। वहाँ वो वेटर से कुछ खाने के लिए मंगाता है। उसी सराय में मौजूद एंडी नाम का एक चोर वहाँ आए हुए लोगों की चीजें चुरा रहा होता है। इस सराय में बैठी हुई टीना नाम की एक चोरनी चोर एंडी की ये हरकतें बड़े ध्यान से देख रही होती है। अगले सीन में घोड़ा गाड़ी पर सवार इस बर्लिन राज्य की राजकुमारी जूलिया को दिखाया जाता है, जो 3 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने राज्य की ओर लौट रही होती है। महल पहुँचने पर उसके पिता राजा रिचर्ड खुशी से उसका स्वागत करते हैं और राजा का धूर्त मंत्री तथा उसकी पत्नी राजकुमारी के सामने ये दिखावा करते हैं कि वो बीमार राजा का बहुत ख्याल रख रहे हैं। अगले सीन में फिर से सराय दिखाई जाती है, जहां चोर एंडी लोगों के बटुए चुराने के बाद नारंगी लबादे वाले बूढ़े की थैली से एक चाबी भी चुरा लेता है। एंडी को नहीं पता होता कि ये एक जादुई चाबी है, इसलिए वो चुराए गए सामान के साथ उस चाबी को अपने थैले में भरकर सराय से बाहर निकल जाता है। ये सब देख रही चोरनी टीना सराय में मौजूद सिपाहियों से कहती है, मुझे शक है कि बाहर गया वो युवक कुछ चुरा कर भागा है। इसके बाद वो खुद एंडी के पीछे जाती है और उससे कहती है, सराय में मौजूद सिपाहियों को तुम पर चोर होने का शक हो गया है और वो लोग इसी ओर आ रहे हैं। इससे घबराकर एंडी उससे कहता है, तो अब मैं क्या करूं? चोरनी टीना कहती है, भागकर तुम बच नहीं पाओगे, इसलिए लाओ चोरी किए हुए सामान का थैला मुझे दे दो, मैं तुम्हें गली की दूसरी तरफ मिलूंगी। जब सिपाही तुम्हारे पास सामान नहीं देखेंगे तो तुम्हें छोड़ देंगे। एंडी टीना को नहीं जानता था, पर बचने के लिए वो उसकी बात मानकर उसे अपना थैला दे देता है, जिसे लेकर टीना वहाँ से आगे बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर में सिपाही एंडी के पास आते हैं, पर उसके हाथ में कुछ भी न देखकर वो लोग वापस लौट जाते हैं। उनके हटते ही एंडी तेजी से टीना के पीछे जाता है, लेकिन चालाक टीना चोरी का वो सामान हड़पने के लिए एंडी से छिपने लगती है। उधर बूढ़े को जब पता लगता है कि उसकी जादुई चाबी चोरी हो गई है, तो वो स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि ये बूढ़ा कोई आम आदमी नहीं होता, बल्कि स्वर्ग के द्वार का रखवाला होता है और इस जादुई चाबी से स्वर्ग सहित दुनिया भर का कोई भी ताला खोला जा सकता है। तो अब चाबी की तलाश में बूढ़ा द्वारपाल सराय से बाहर आ जाता है। उधर चोरी का सामान लेकर भागते वक्त टीना के पास से जादुई चाबी नीचे गिर जाती है, जो कि गिटार बजाने वाले युवक डेनियल को मिलती है। डेनियल ईमानदार होता है और उसे ये नहीं पता होता कि टीना चोरनी है, इसलिए वो उसे चाबी देने के लिए उसके पीछे भागता है। वहीं सराय से बाहर निकला बूढ़ा जब अपनी चाबी डेनियल के पास देखता है, तो वो गुस्से में दूर से उसे श्राप देता है कि वो बेमौत मारा जाएगा। अगले सीन में राजमहल से थोड़ी दूरी पर स्थित झील दिखाई जाती है, जहां एक मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है और उसके पास खड़े होकर झील के अंदर रहने वाला जल मानुष वहाँ नौका विहार कर रही राजकुमारी जूलिया को बड़ी हसरत से दिख रहा होता है। मछुआरा उस जल मानुष हैग्रिड से कहता है, राजकुमारी को निहारने से कुछ नहीं होगा, तुम पानी के अंदर रहने वाले जल मानुष हो और वो एक इंसान है। तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम बिना पानी के ज्यादा देर नहीं रह सकते और वो पानी के भीतर नहीं रह सकती। इस पर जल मानुष कहता है, मैं उसे पसंद करता हूँ और उससे शादी करने के लिए कुछ भी करूंगा। इसी बीच चोरी का सामान लेकर भाग रही टीना झील के दूसरे छोर पर आ पहुँचती है। उसका पीछा कर रहा एंडी भी वहाँ आकर उससे अपना सामान छीनने लगता है। इसी छीना झपटी में दोनों झील में गिरकर डूबने लगते हैं। अब तक चाबी देने के लिए टीना के पीछे आ रहा डेनियल भी वहाँ पहुँच जाता है। टीना और एंडी को डूबते हुए देखकर वो बिना कुछ सोचे समझे ही दोनों को बचाने के लिए खुद भी झील में उतर जाता है। हालांकि वो भी उन दोनों की तरह ठीक से तैर नहीं पाता और उनके साथ ही डूबकर मर जाता है। ये सब देख रहा जलमानुष झील के नीचे बने अपने महल के अंदर आता है और ये सोचने लगता है कि आखिर वो कैसे राजकुमारी को हासिल कर सकता है। अगले सीन में राजकुमारी को अपने पिता राजा रिचर्ड के साथ शतरंज खेलते हुए दिखाया जाता है। तभी उनका लालची मंत्री अपनी पत्नी के साथ एक परियोजना पत्र लेकर वहां आता है और राजा से कहता है, महाराज, इस पर आपके आदेश की मुहर चाहिए, जिससे कि हम राजकोष से धन निकाल सकें। राजा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, इसीलिए अब तक मंत्री और उसकी पत्नी राजा को बेवकूफ बनाकर राजकोष से काफी धन उड़ा चुके होते हैं। मंत्री की बात सुनकर राजकुमारी मंत्री से पूछती है, ये कैसा परियोजना पत्र है? मंत्री कहता है, राज्य की उत्तरी सीमा
की सड़क की मरम्मत करने का। तो राजा चौंकते हुए कहता है, उस सड़क को बने हुए तो अभी 6 ही महीने हुए हैं। राजकुमारी जागरूक होती है, इसलिए वो राजा से कहती है, अगर ऐसी बात है फिर आप अभी इस पर मुहर मत लगाइए। पहले इस बात की जांच होगी कि आखिर इतनी जल्दी सड़क को मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ रही है। ये सुनते ही मंत्री और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं और उन्हें ये अंदाजा हो जाता है कि जब तक राजकुमारी यहाँ रहेगी तब तक वो लोग राजा को नहीं लूट पाएंगे। अब राजकुमारी को यहाँ से हटाकर राजगद्दी हथियाने के लिए मंत्री राजा से कहता है, महाराज, राजकुमारी विवाह योग्य हो गई है, आप बीमार रहते हैं, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी राजकुमारी की शादी कर देनी चाहिए। मंत्री की चालाकी से अनजान राजा उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। हालांकि राजकुमारी शादी की बात सुनते ही असहज हो जाती है और कहती है, जब तक मुझे किसी से प्यार नहीं हो जाता तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। धूर्त मंत्री कहता है, राजकुमारी, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं कई राजकुमारों को आमंत्रित कर रहा हूँ, उसमें से आपको कोई न कोई जरूर पसंद आ जाएगा। इसके बाद मंत्री हर जगह राजकुमारी के स्वयंवर का पोस्टर लगवा देता है। उसी पोस्टर में से एक पोस्टर जलमानुस हैग्रिड के हाथ लग जाता है, जिसे कि वो मछुआरे को दिखाकर उससे कहता है, मुझे मौका मिल गया है। ये कहकर वो झील महल में राजकुमारों जैसी पोशाक पहनने चला जाता है। वहीं झील में डूबकर मरे हुए एंडी, टीना तथा डेनियल की आत्माएं बाहर निकलकर 7वें आसमान में स्वर्ग के द्वार पर जाती हैं। वहाँ मौजूद बूढ़ा द्वारपाल उनसे कहता है, तुम लोगों के पास स्वर्ग के द्वार की चाबी है, कहाँ है वो चाबी? तीनों कहते हैं, हमें ये नहीं पता था कि वो चाबी स्वर्ग की है। बूढ़ा कहता है, तुम तीनों बेमौत मरे हो, मैं तुम लोगों को 1 हफ्ता और 3 मौका देता हूँ। अगर इतने समय में तुम लोग स्वर्ग की चाबी वापस ला पाए तो तुम वापस से जिंदा हो जाओगे, वरना तुम लोगों को हजारों साल तक नरक की आग में जलना पड़ेगा। ये शर्त सुनने के बाद तीनों झील के पास जिंदा हो उठते हैं। वहाँ टीना डेनियल से पूछते हैं, तुमने चाबी कहाँ रखी थी? डेनियल कहता है, झील में उतरने से पहले मैंने उसे यही किनारे पर रखा था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं दिख रही है। एंडी कहता है, अगर चाबी नहीं मिली तो फिर हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस पर डेनियल वहाँ मछली पकड़ रहे मछुआरे से पूछता है कि क्या उसने यहाँ एक बड़ी चाबी देखी थी? मछुआरा कहता है, राजा का पालतू कुत्ता यहाँ घूमते वक्त चाबी को अपने मुंह में भरकर ले गया। ये सुनते ही तीनों महल के द्वार की ओर जाते हैं, लेकिन उन तीनों को गेट के अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो अब आगे की योजना बनाने के लिए तीनों एक सराय में जाते हैं, जहाँ इन्हें पता लगता है कि राजकुमारी से शादी के लिए कई सारे राजकुमार राजमहल में जा रहे हैं। इस खबर से तीनों को एक उपाय सूझता है कि अगर ये सभी राजकुमारी के स्वयंवर के बहाने राजमहल में दाखिल होते हैं तो वहाँ कुत्ते को ढूंढकर उससे चाबी हासिल की जा सकती है। अब इस योजना के आधार पर तीनों ही शाही कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं और स्वयंवर में भाग लेने के बहाने राजा के किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहाँ टीना डेनियल से कहती है, मैं तुम्हें राजकुमार बताऊंगी, और एंडी को सेवक। डेनियल और एंडी इससे सहमत हो जाते हैं। इसी बीच उन्हें महल के परिसर में राजा का कुत्ता दिखता है, तो तीनों ही उसके पीछे पीछे महल के एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां एंडी कुत्ते को कुछ खिलाकर उसका ध्यान बटाने लगता है, जबकि टीना और डेनियल चाबी ढूंढ लेते हैं, पर कुत्ता इन सभी को दौड़ा लेता है। तो तीनों भागकर राजा के कमरे में छिप जाते हैं। इत्तेफाक से तभी मंत्री और उसकी पत्नी राजा को उसके कमरे में लेकर आते हैं, जहाँ राजा मंत्री से कहता है, अच्छे राजकुमारों की पहचान कैसे होगी? धूर्त मंत्री कहता है, आप चिंता मत करिए, हम राजकुमारी के लिए बिल्कुल योग्य वर ढूंढेंगे। ये कहकर दोनों पति पत्नी राजा के कमरे से बाहर निकल जाते हैं और राजकुमारी से तैयार होने के लिए कहते हैं। उधर तीनों अभी भी कुत्ते के डर से राजा के कमरे में ही छिपे हुए होते हैं। कुछ देर बाद मंत्री और उसकी पत्नी राजमहल के परिसर में आए हुए राजकुमारों को परिचय लेना शुरू कर देते हैं। इस दौरान मंत्री अपनी पत्नी से कहता है, हम आसपास के राज्यों का कोई राजकुमार नहीं चुनेंगे, बल्कि इतने दूर का राजकुमार चुनेंगे जहाँ से शादी के बाद राजकुमारी का यहाँ आना आसान नहीं होगा। मंत्री की पत्नी कहती है, ये बिल्कुल सही सोचा है तुमने, ताकि बूढ़े राजा के मरते ही राजगद्दी हमारी हो जाए। तो अब अपनी शातिर योजना के अनुसार ये दोनों आसपास के सभी राजकुमारों का नाम लिस्ट से काट देते हैं। इसी दौरान जलमानुस हैग्रिड भी राजकुमार की पोशाक पहनकर वहां आता है। मंत्री उससे उसका परिचय पूछता है। ऐसे में हैग्रिड के मुंह से सच निकल जाता है कि वो एक जलमानुष है। उसकी बात सुनते ही मंत्री को एक खतरनाक उपाय सूझता है। वो राजकुमारी से छुटकारा पाने के लिए हैग्रिड से कहता है, मैं विवाह योग्य राजकुमार की लिस्ट में तुम्हारा ही नाम चुनूंगा, पर तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी है कि तुम एक जलमानुष हो, बल्कि तुम खुद को दूर देश से आए हो एक राजकुमार बताना, और फिर राजकुमारी से शादी करके उसे अपनी जल नगरी में लिए जाना। जूलिया से शादी करने की लालच में हैग्रिड इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद मंत्री बाकी सभी राजकुमारों से कहता है, आप सभी वापस लौट जाइए, क्योंकि राजकुमारी की शादी के लिए राजकुमार हैग्रिड को चुन लिया गया है। इसी दौरान महल में टीना सिपाहियों से डेनियल के बारे में बताती है कि एक राजकुमार है और मैं इसकी बहन हूँ, हम यहाँ स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं। तो वो सिपाही उसे महल के परिसर में ले जाकर मंत्री से मिलवाते हैं। मंत्री वर चुन लिए जाने की बात कहकर इन तीनों को भी वहाँ से हटाना चाहता था, लेकिन तभी राजा और राजकुमारी वहाँ आते हैं
और मंत्री से पूछते हैं क्या यहाँ बस 2 ही राजकुमार आए हुए हैं। मंत्री बहाने बनाते हुए कहता है महाराज बाकी के राजकुमार बिल्कुल बेकार थे, इसीलिए मैंने उन्हें वापस भेज दिया और मैंने हैग्रिड नाम के इस राजकुमार को राजकुमारी के लिए चुना है। इस पर राजकुमारी डेनियल की ओर इशारा करते हुए पूछती है क्या तुमने इस राजकुमार को भी मौका दिया था, ये कहाँ का राजकुमार है। टीना कहती है हमारा राज्य यहाँ से बहुत दूर है और मैं राजकुमार डेनियल की बहन हूँ। इसी बीच कुत्ता पीछे से डेनियल के हाथ में पकड़ी हुई चाबी लेकर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि वहाँ मौजूद किसी और को भी इस चाबी और इसके चमत्कार के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। वहीं राजा कहते हैं अब क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही राजकुमार हैं, इसलिए तुम्हें दोनों की परीक्षा लेकर उनका मुकाबला करवाना चाहिए, जो बेहतर होगा उसी से मेरी बेटी शादी करेगी। मंत्री को ना चाहते हुए भी इस पर हामी भरनी पड़ती है, जबकि राजकुमारी को डेनियल थोड़ा पसंद आ जाता है, इसीलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान देने लगती है। टीना और एंडी डेनियल को लेकर वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन चाबी हाथ से निकल जाने की वजह से उन्हें स्वयंवर की परीक्षा के बहाने महल में रुकना पड़ता है। रात में सभी के साथ भोज के दौरान राजकुमारी अपने पिता से कहती है हमें अपने राजकोष के धन की गणना करवानी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है। ये सुनते ही राजकोष से मनमाना धन उड़ाने वाले मंत्री और उसकी पत्नी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। भोज के बाद एंडी कुत्ते से चाबी लेने के लिए महल के गलियारे में उसके पीछे जाता है, पर कुत्ते के मुंह से गिरी हुई चाबी एक बावर्ची के हाथ लग जाती है। बावर्ची को भी नहीं पता होता कि ये चाबी जादुई है। ऐसे में वो जिस भी दरवाजे के सामने उस चाबी को करता है वो दरवाजा अपने आप ही खुलता जाता है। ये देखकर एंडी भी उसके पीछे पीछे एक एक करके सभी कमरों में जाने लगता है। दूसरी ओर मंत्री महल का अपना कमरा अंदर से बंद करके अपनी पत्नी से कहता है हमने राजकोष से बहुत धन उड़ाया है, जांच में इस बात का खुलासा होने पर हम खतरे में पड़ जाएंगे। इसी बीच जादुई चाबी से बावर्ची द्वारा मंत्री का कमरा भी खोल दिया जाता है। इससे हैरान होकर मंत्री बावर्ची पर भड़कते हुए उससे कहता है आखिर तुमने मेरे लॉक कमरे को बाहर से कैसे खोल दिया और तुम इतने दरवाजे पार करके यहाँ तक कैसे पहुँचे। घबराया हुआ बावर्ची उससे कहता है माफ करिए, मुझे लगता है ये सब इस चाबी की वजह से हुआ है और ये चाबी जादुई है। उसकी बात सुनकर मंत्री की पत्नी उससे चाबी लेकर अपनी अलमारी के सामने जाती है, जिससे कि उस अलमारी का लॉक खुल जाता है। इस चमत्कार से हैरान होकर वो मंत्री से कहती है ये चाबी सच में जादुई है। मंत्री कहता है फिर तो ये हमारे बहुत काम आ सकती है। अब ये दोनों बावर्ची को इस बारे में किसी को भी कुछ ना बताने की धमकी देकर उसे अपने काम पर भेज देते हैं। उसके जाते ही मंत्री अपनी पत्नी के साथ मिलकर जादुई चाबी की मदद से लोगों के घरों से जितना हो सकता है उतना धन चुरा लेता है। बूढ़ा स्वर्ग का द्वारपाल अपनी चाबी का इस तरह दुरुपयोग होते हुए देखता है, पर नियम से बंधे होने के नाते वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। उधर मंत्री पति पत्नी चुराए हुए धन को ले जाकर अपने कमरे में उसकी गिनती करते हैं। इस दौरान मंत्री अपनी पत्नी से कहता है राजकोष की जांच होने से पहले हम ये धन उसमें रख देंगे और जांच के बाद उसमें से इसे फिर से निकाल लेंगे। तो उसकी पत्नी कहती है राजकुमारी के होते हुए ये काम थोड़ा मुश्किल होगा। मंत्री कहता है फिर क्यों ना स्वयंवर की परीक्षा में हम दोनों प्रतियोगियों को ढेर सारा धन लाने का काम सौंप दें। उनके लाए हुए धन को हम राजकोष में रखवा देंगे, फिर हम ये चुराया हुआ धन अपने लिए रख सकते हैं। उसकी पत्नी कहती है हाँ ये योजना बिल्कुल सही है। अगली सुबह जनता महल के गेट पर इकट्ठा होती है। वो सभी सैनिकों से इस बात की शिकायत कर रहे होते हैं कि पिछली रात उनके घरों से उनका सारा धन चोरी कर लिया गया है। इस पर सैनिक उनसे कहते हैं फिलहाल तो महाराज राजकुमारी के स्वयंवर में व्यस्त हैं, हम इसकी सूचना बाद में उन तक पहुंचा देंगे। दूसरी ओर महल के परिसर में राजा और राजकुमारी की उपस्थिति में मंत्री हैग्रिड तथा डेनियल से कहता है आप लोगों में से जो भी सबसे ज्यादा धन लाएगा राजकुमारी का हाथ उसके हाथ में ही दिया जाएगा। हैग्रिड को पता होता है कि उसके पास झील में डूबे हुए लोगों का काफी धन है, इसीलिए वो परीक्षा जीतने के लिए उसे लाने चला जाता है। इधर टीना अपने दोनों साथियों से कहती है हमें धन इकट्ठा करने में उलझने की जरूरत नहीं है, हमें तो कैसे भी करके चाबी वापस चाहिए वरना हमारा शरीर छूट जाएगा और हम नर्क में सड़ेंगे। तभी बूढ़ा उनके सामने आता है और कहता है तुम लोगों की वजह से ही वो चाबी उस धूर्त मंत्री के पास पहुंच गई है, 3 और दिन बचे हैं, फिर तुम लोग नर्क में जलोगे। ये चेतावनी सुनकर तीनों रात में मंत्री के कमरे से चाबी चुराने के लिए जाते हैं, लेकिन जब उन्हें वहाँ चाबी नहीं मिलती तो ये लोग वहाँ रखा धन का थैला उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है धन ना होने की स्थिति में वो लोग प्रतियोगिता हार जाएंगे और तब उन्हें महल से बाहर जाना पड़ जाएगा। ऐसे में फिर उन्हें चाबी नहीं मिल पाएगी। इन लोगों के कमरे से बाहर निकलते ही मंत्री की आंख खुल जाती है। अब जब वो अपना चोरी किया हुआ खजाना वहाँ से गायब देखता है तो गुस्से में बड़बड़ाने लगता है, जिससे कि महल के सिपाही उसके कमरे में आ जाते हैं। लेकिन मंत्री खजाना चोरी होने वाली बात उनसे नहीं बताता, क्योंकि इससे उसकी चोरी पकड़ी जाती। अगली सुबह मंत्री राजा और राजकुमारी के सामने हैग्रिड तथा डेनियल द्वारा लाए गए धन की माप तौल करता है। इत्तेफाक से तौल में दोनों का धन बराबर निकलता है। ये देखकर राजा मंत्री से कहते हैं अब तो तुम्हें एक और परीक्षा लेनी पड़ेगी। इस पर मंत्री को मजबूरी में इसके लिए भी हामी भरनी पड़ जाती है। वहीं डेनियल राजकुमारी को सुझाव देता है कि जनता का धन
चोरी होने से जनता बहुत परेशान है, इसीलिए क्यों ना ये सारा धन जनता में ही बांट दिया जाए। राजकुमारी को डेनियल का ये नेक सुझाव बहुत पसंद आता है और वो इसकी अनुमति दे देती है। हालांकि मंत्री को ये बहुत बुरा लगता है कि उसने जिस धन को जनता से चुराया वो जनता को फिर से वापस मिल रहा है, पर राजकुमारी का आदेश होने की वजह से उसे ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। इससे खुश होकर जनता राजकुमारी तथा डेनियल की जय जयकार करने लगती है। धीरे धीरे राजकुमारी को डेनियल से प्यार भी हो जाता है, पर डेनियल उससे नजदीकी बढ़ाने से डरता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जिस दिन राजकुमारी को उसका सच पता लगेगा उस दिन सब गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी ओर मंत्री की पत्नी मंत्री से कहती है, हमारी योजना विफल हो गई, हमने जो भी माल चुराया था वो सब हाथ से निकल गया, अब आखिर राजकोष में हम क्या जमा करेंगे। मंत्री कहता है, एक और तरकीब है, अगली प्रतियोगिता में हम इच्छा पूर्ति करने वाली जादुई मछली लाने को कहेंगे, उससे हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। हैग्रिड जल मानव है, वो जरूर जादुई मछली ढूंढ लाएगा, फिर हम राजकुमारी को उसके हवाले कर देंगे। चाबी ढूंढ रहे टीना और एंडी छिपकर उनकी बातें सुन लेते हैं। अगली सुबह मंत्री तथा उसकी पत्नी दूसरी परीक्षा के तौर पर दोनों प्रतियोगियों को सुनहरी जादुई मछली ढूंढने का काम सौंपते हैं। इस पर राजा मंत्री से पूछते हैं, क्या सच में ऐसी कोई मछली मौजूद है। मंत्री कहता है, महाराज अगर लोग विश्वास करते हैं तो ऐसा जरूर होगा, इसीलिए इन दोनों को ये काम सौंपा है, क्योंकि ऐसी जादुई मछली कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। ये सुनते ही जलमानुष हैग्रिड उस मछली की तलाश में निकल जाता है। वहीं डेनियल अपने साथियों से कहता है, ये हैग्रिड कौन है और वो इतनी जल्दी में यहाँ से क्यों निकल गया, क्या उसे मछली के बारे में पता है। टीना कहती है, पता नहीं, हमें उसके पीछे चलना चाहिए। तो अब ये तीनों जंगल में छिपते हुए हैग्रिड के पीछे चलने लगते हैं। जल मानुष होने के नाते हैग्रिड जंगल की उस रहस्यमय झील तक पहुंच जाता है जिसमें कि सुनहरी जादुई मछली रहा करती है। वहां पहुंचकर वो अपने मुंह से कुछ अजीब तरह की आवाजें निकालता है, जिसे सुनते ही सुनहरी मछली झील के किनारे आ जाती है और हैग्रिड एक बाल्टी में उसे भर लेता है। अब पेड़ के पीछे से छिपकर ये सब देख रहे डेनियल और उसके साथी मछली हासिल करने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। नगर में पहुंचते पहुंचते थक जाने की वजह से हैग्रिड एक सराय में कुछ खाने पीने के लिए जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एंडी बाल्टी सहित मछली चुराकर सराय से बाहर निकल आता है। मछली उनसे कहती है, मुझे आजाद कर दो। तो डेनियल अपने साथियों से कहता है, हम इसे आजाद कर देंगे, क्योंकि जब मछली ना हैग्रिड के पास होगी और ना ही हमारे, तो प्रतियोगिता कोई नहीं जीतेगा। उधर हैग्रिड को जैसे ही भनक लगती है कि उसकी मछली चोरी हो गई है, वैसे ही उस सराय से निकलकर तीनों का पीछा करने लगता है। दूसरी ओर मछली को छोड़ने के लिए ले जा रहे डेनियल और उसके साथियों को गाँव के घर में आग लगी हुई दिखती है, तो ये तीनों भी सबके साथ मिलकर उस आग को बुझाने लगते हैं। पर आग बहुत ही भयंकर होती है, जो बुझाने से भी नहीं बुझ रही होती। अब तक हैग्रिड भी यहाँ आ जाता है, लेकिन आग की लपटों से वो मूर्छित होने लगता है। डेनियल और टीना उसे संभालते हुए उससे कहते हैं, अगर ये मछली इच्छा पूरी करती है तो क्यों ना हम इससे यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए कहें। इस पर हैग्रिड सहमति में सिर हिलाता है। तो इसके बाद जैसे ही डेनियल और उसके साथी मछली को ले जाकर झील में वापस छोड़ते हैं, आश्चर्यजनक रूप से घर की आग बुझ जाती है और घर पहले जैसा हो जाता है। ऐसा चमत्कार देखकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और जिस लोहार के घर में आग लगी हुई थी वो डेनियल तथा उसके साथियों को धन्यवाद देता है। फिर यहाँ से वापस लौटकर जब ये सभी महल में जाते हैं तो मंत्री इन सबसे कहता है, कोई भी सुनहरी मछली लाने में कामयाब नहीं हुआ है, इसीलिए प्रतियोगिता कोई नहीं जीता। इसी दौरान कुत्ता मंत्री के कमर पर लटकी हुई चाबी अपने मुंह में भरकर वहाँ से भागता है, तो मंत्री उसकी पत्नी तथा डेनियल कुत्ते के पीछे भागते हैं। कुत्ता महल से निकलकर झील के पास जाता है और चाबी को झील के अंदर गिरा देता है। मंत्री वो चाबी हर हाल में पाना चाहता था, इसीलिए वो डेनियल तथा हैग्रिड को चाबी हासिल करने का काम सौंपते हुए कहता है, जो भी चाबी वापस लेकर आएगा वही स्वयंवर का विजेता होगा। अब क्योंकि शाम ढलने वाली होती है, इसीलिए सभी वापस महल में लौट आते हैं, जहाँ टीना डेनियल तथा एंडी से कहती है, हमारा मुख्य मकसद तो वैसे भी सिर्फ चाबी हासिल करना है और अब बूढ़े की शर्त के अनुसार सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। एंडी कहता है, ये सब बाद में देखेंगे, फिलहाल तो हमें किसी भी तरह मंत्री को कोई नकली चाबी देनी होगी ताकि वो असली चाबी का पीछा छोड़ दे। ये सुनकर डेनियल उस लोहार के पास जाता है जिसके घर की आग बुझाने में उसने मदद की थी। उस लोहार के जरिए वो जादुई चाबी जैसी ही एक और चाबी बनवाता है और अगले दिन जब झील से चाबी निकलने की प्रतियोगिता होती है तो हैग्रिड के झील में जाते हुए चाबी को पानी में डाल देता है। झील के अंदर घुसा हुआ हैग्रिड उस चाबी को असली चाबी समझकर बाहर निकाल लाता है, जिससे कि प्रतियोगिता की शर्त के मुताबिक राजकुमारी को अगले दिन उसके साथ जाना होता है। वहीं डेनियल अपने साथियों के साथ काफी मशक्कत के बाद झील से असली चाबी भी निकालने में कामयाब रहता है। इसके अगले दिन मंत्री राजकुमारी के मर्जी के खिलाफ ही उसे हैग्रिड के साथ नाव में बिठाकर विदा करता है, लेकिन जब राजकुमारी को ये पता लगता है कि हैग्रिड एक जलमानुष है और उसे झील के नीचे ले जा रहा है तो वो उसका विरोध करने लगती है। वहीं झील के किनारे डेनियल और उसके साथियों को भी मछुआरे से बात पता चल जाती है कि हैग्रिड एक जलमानुष है। ये पता चलते ही ये तीनों हैग्रिड की नाव का पीछा करते हैं और मंत्री तथा हैग्रिड पर हमला करके राजकुमारी को मुक्त करवा लेते हैं। इसी दौरान स्वर्ग का बूढ़ा द्वारपाल वहाँ आकर हैग्रिड को इंसानी जीवन में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी देता है, तो हैग्रिड को मजबूर होकर वापस झील में लौटना पड़ता है। अब
डेनियल बूढ़े को उसकी चाबी वापस कर देता है। वहीं राजा डेनियल की बहादुरी देखकर राजकुमार ना होते हुए भी उसकी शादी अपनी बेटी से कर देता है, जबकि मंत्री और उसकी पत्नी की आत्मा डूबने की वजह से हैग्रिड के जार में कैद हो जाती है और इस तरह फैंटेसी फिल्म ही खत्म हो जाती है।